नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? जो इब्न बतूता थे वो किसके शासनकाल के दौरान भारत आए थे? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के शासनकाल के दौरान भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, वेल्लोर विद्रोह जो भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया एक प्रारंभिक विद्रोह था, किस वर्ष हुआ था? ये जो वेल्लोर विद्रोह है यह किस वर्ष हुआ था? यह 1806 में हुआ था। कब? तो 1806 में हुआ था। वेल्लोर विद्रोह 1806 में तमिलनाडु के वेल्लोर किले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया एक प्रमुख सैन्य विद्रोह था जो 1857 के विद्रोह से 50 वर्ष पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? तो दीवान अमीर कोही जो था ये किससे संबंधित था? तो ये कृषि से संबंधित था। किससे? तो कृषि से। दीवान ए अमीर कोही कृषि के विकास से संबंधित एक अलग विभाग था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। जो दीवान ए अमीर कोही है इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क जो है वह किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। रियासतों, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें जो रियासत थे वो बिखरे हुए थे, तो रियासतों का एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसके कारण ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? ये जो हम्पी है वो किस नदी के तट पर स्थित है? यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ये जो हम्पी है वह कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा का परिचय दिया? सिविल सेवा का परिचय जो है वो किस गवर्नर जनरल ने दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। किसने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। पुलिस व्यवस्था और सिविल सेवा का जनक जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में माना जाता है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, राज्य व्यवस्था एवं शासन से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की सिफारिश की थी? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किसके द्वारा शामिल करने की सिफारिश की गई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये 2002 में जोड़ा गया था।
अगला प्रश्न है भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान जो है वह किस प्रकार का संविधान है। तो यह कठोर और लचीला का मिश्रण है। भारतीय संविधान न तो पूरी तरह कठोर जैसे अमेरिका का और न पूरी तरह लचीला जैसे ब्रिटेन का है। इसमें कानूनों और विशेष बहुमत से संशोधन के प्रावधानों का मिश्रण है। इसमें क्या है, तो इसमें कानूनों और विशेष बहुमत से संशोधन के प्रावधानों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है रिट जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है। सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करती है वह शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आती है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत रिट जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश आदि जो हैं वह जारी करता है। उच्च न्यायालय यह शक्ति 226 आर्टिकल के तहत प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का आधार है। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है तो किस आधार पर, तो केवल और केवल संविधान का उल्लंघन के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को केवल संविधान का उल्लंघन यानी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वह लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित करने के कारण भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अब हम देखते हैं भूगोल और पर्यावरण से। मरुस्थलीकरण डेजर्टिफिकेशन की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो UNCCD का जो मुख्यालय है वह बॉन जर्मनी में है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का मुख्यालय बॉन जर्मनी में स्थित है। ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा बनाया गया है। जो ग्रैंड कैनियन है वह किस नदी द्वारा बनाया गया है। तो यह कोलोराडो नदी द्वारा बनाया, किस पर, तो कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया है। ग्रैंड कैनियन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में स्थित एक खड़ी घाटी है का निर्माण कोलोराडो नदी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है मानसून की उत्पत्ति किस प्रभाव के कारण होती है। तो मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो भूमि और समुद्र के तापन यानी हीटिंग में अंतर के कारण होती है। भूमि और समुद्र के तापन यानी हीटिंग में अंतर। मानसून मूल रूप से बड़े पैमाने पर हवा के पैटर्न में मौसमी बदलाव है जो भूमि और समुद्र के तापन में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के फेफड़े लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी के फेफड़े अमेजन वर्षावन को कहा जाता है। अमेजन वर्षावन जो विश्व की एक महत्वपूर्ण
ऑक्सीजन आपूर्ति का उत्पादन करता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अगला प्रश्न है ब्लू कार्बन शब्द किससे संबंधित है? तो ये जो ब्लू कार्बन शब्द है यह कार्बन डाइऑक्साइड का समुद्रों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा अवशोषण है। ब्लू कार्बन समुद्रों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों जैसे मैंग्रोव, ज्वारनदमुख द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण, कैप्चर और भंडारण को संदर्भित करता है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल किस नदी पर स्थित है? तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर स्थित है। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर स्थित है। अब हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रश्न। किस समिति का संबंध भारत में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने से है? तो नचिकेत मोर समिति का जो संबंध है वो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने से है। 2013 में आरबीआई द्वारा गठित नचिकेत मोर समिति ने भारत में वित्तीय समावेशन को और गहरा करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की थी। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या दर्शाती है? ये जो स्टैगफ्लेशन है इसकी स्थिति है वो क्या दर्शाती है? तो उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। क्या दर्शाती है? तो उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी को दर्शाती है। स्टैगफ्लेशन एक दुर्लभ और अवांछनीय आर्थिक स्थिति है जहां एक साथ उच्च मुद्रास्फीति यानी कीमतों में वृद्धि और उच्च बेरोजगारी, रुका हुआ विकास मौजूद होते हैं। पी नोट्स यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स शब्द का संबंध किससे है? तो पार्टिसिपेटरी नोट्स का जो संबंध है ये विदेशी संस्थागत निवेश यानी FII से है। पी नोट्स वे वित्तीय उपकरण हैं जिनका उपयोग विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में स्वयं को पंजीकृत किए बिना भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में गरीबी उन्मूलन पॉवर्टी इरेडिकेशन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन? यह था 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 ईस्वी का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर भारत मतलब आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। क्या था? तो गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं। RBI के 3 सदस्य गवर्नर सहित और केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 बाहरी सदस्य। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को मापने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो नेशनल आय मापने के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो उत्पादन विधि किया जाता है, आय विधि भी किया जाता है, व्यय विधि भी किया जाता है। जो कर विधि है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को। कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है? जो कौन सी कोशिकाएं हैं वो एंटीबॉडीज का उत्पादन करती हैं? तो यह बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है, यह उत्पादन करती है। बी लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका
प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एंटीजन निरोगाणुओं की प्रतिक्रिया में एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो ऑप्टिकल फाइबर है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश संकेतों को एक छोर से दूसरे छोर तक भेजने के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी गैस जो है वह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नियोन, आर्गन, क्रिप्टन ये सभी जो हैं वायुमंडल में पाई जाती है। रेडॉन एक रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में लगभग नहीं पाई जाती है। यह मुख्य रूप से पृथ्वी की पपड़ी में यूरेनियम के क्षय से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की लेखिका कौन है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह के लेखिका हैं सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित कविताओं का पहला संग्रह था। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में उर का क्या अर्थ था? तो जो चोल प्रशासन है उसमें उर का अर्थ क्या होता था? तो उर सामान्य गांव सभा होता था। क्या था? सामान्य गांव सभा। चोल प्रशासन में उर किसानों की सामान्य सभा होती थी, जबकि सभी ब्राह्मणों की सभा होती थी। जबकि सभा जो है वो ब्राह्मणों की सभा होती थी। केंद्रीय चावल अनुसंधान सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह कटक ओडिशा में स्थित है। कहाँ? तो कटक ओडिशा में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में स्थित है। 2025 में किस देश ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय संधि की मेजबानी की है? यह दक्षिण कोरिया ने की है। दक्षिण कोरिया ने 2025 में संयुक्त राष्ट्र की प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि INC5 के अंतिम दौरे की मेजबानी की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जिसने 2025 में अपना पहला विदेशी परिसर फॉरेन कैंपस अफ्रीका के किस देश में स्थापित किया था? यह नाइजीरिया में किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी IIT का पहला विदेशी परिसर जो है अफ्रीका में नाइजीरिया में स्थापित किया गया। 2025 में IIT दिल्ली ने अपना दूसरा विदेशी परिसर नाइजीरिया में स्थापित किया, जबकि इससे पहले तंजानिया में स्थापित हुआ था। 2025 के बजट में घोषित युवा उद्यमी योजना का मुख्य फोकस किस आयु वर्ग के नागरिकों पर है? ये 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के नागरिकों पर है। 2025 के केंद्रीय बजट में युवा उद्यमी योजना को 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के कॉलेज छोड़ने वाले और स्नातक छात्रों के बीच नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया था। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने 2025 में वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में क्लाइमेट रेडिनेस नामक एक नया मैट्रिक्स जोड़ा? यह जोड़ा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा।
यूएनडीपी ने 2025 की वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में देशों की जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने की क्षमता को मापने के लिए एक नया क्लाइमेट रेडीनेस इंडेक्स शामिल किया। कौन सा? तो क्लाइमेट रेडीनेस इंडेक्स। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस यूरोपीय देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया। यह सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया। 2025 में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2025 में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है यह काठमांडू, नेपाल में किया गया। बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया। 2025 में शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार से UNHCR को संबोधित किया गया है, यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी को। 2025 के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए किए गए अभूतपूर्व कार्यों हेतु UNHCR को प्रदान किया गया। भारत ने 2025 में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI के लिए किस क्षेत्र के साथ सहयोग करने के लिए एक प्रमुख समझौता किया? तो अफ्रीकी यूनियन के साथ। किसके साथ? तो अफ्रीकी यूनियन के साथ। भारत ने अफ्रीका में डिजिटल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए आधार, UPI जैसे अपने DPI मॉडल को साझा करने के लिए अफ्रीकी संघ के साथ एक व्यापक समझौता किया। 2023 में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो एशियाई खेलों में भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिसमें से 28 स्वर्ण था, 38 सिल्वर और 41 जो है वह ब्रॉन्ज था। अगला प्रश्न है 2025 में शुरू की गई PM मत्स्य संपदा योजना 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जलीय जीव यानी एक्वेटिक एनिमल और मछली उत्पादन को दोगुना करना। दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाएगा आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि है झार_शिक्षा। इसको टाइप कीजिएगा आप लोग टेलीग्राम में तो चैनल आ जाएगा, जिसमें चैनल का लोगो होगा, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।